द वेल चार्ली नाम के एक अकेले और बेहद मोटे व्यक्ति की कहानी है जो अपने छोटे अपार्टमेंट में रहता है और ऑनलाइन पढ़ाता है। वह अपने अतीत और खोई हुई बेटी के साथ रिश्ता सुधारने की कोशिश करता है। उसकी सेहत बिगड़ती जाती है, लेकिन वह चाहता है कि उसकी बेटी उसे माफ कर दे। मॉस्को, आइdaho के शांत कोनों में, दुनिया के शोर से बहुत दूर, एक आदमी रहता है जो लगभग दुनिया से गायब हो चुका है। उसका नाम है चार्ली। कभी वो एक पति, एक टीचर और किताबों से प्यार करने वाला इंसान था। अब वो एक ऐसा आदमी है जो अपने फ्लैट में, अपने गम में और अपने ही शरीर में फंस गया है। साल है 2016। चार्ली का वजन 600 पाउंड से ज्यादा है। उसका शरीर अब उसका घर भी है और उसकी जेल भी। वो कई सालों से बाहर नहीं निकला। चार्ली की दुनिया उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर शुरू होती है और वहीं खत्म। वो ऑनलाइन राइटिंग क्लासेस पढ़ाता है कॉलेज के स्टूडेंट्स को। पर बात यह है, चार्ली कभी भी अपनी कैमरा ऑन नहीं करता। वो धीरे धीरे बोलता है कीबोर्ड के पीछे छिपकर, और ऐसा दिखाता है जैसे वो कोई आम टीचर हो। उसके स्टूडेंट्स के लिए वो बस एक आवाज है, समझदार, प्रोत्साहित करने वाली और रहस्यमयी। लेकिन उस आवाज के पीछे एक ऐसा आदमी है जो गम, अकेलेपन और पछतावे के बोझ तले दबा हुआ है। चार्ली से मिलने सिर्फ एक ही इंसान आता है, लिज। वो उसकी नर्स है और उसकी एकमात्र दोस्त। लिज प्यार करने वाली है, लेकिन सीधी बात कहने वाली। उसे पता है कि चार्ली मर रहा है। उसका दिल अब ज्यादा देर तक साथ नहीं देगा। हर बार जब वो आती है, वो उसे खाना लाती है, तेल वाला, भारी, अनहेल्दी खाना जो कुछ देर के लिए उसे सुकून देता है, लेकिन धीरे धीरे उसे मौत के और करीब ले जाता है। और फिर भी जब वो चार्ली को दिल, सांसों और ब्लड प्रेशर के बारे में डांटती है, वो उसे एक और सैंडविच, एक और पिज्जा, एक और तला हुआ खाना पकड़ा देती है। उनका रिश्ता अजीब है, पछतावे, दर्द और दया में उलझे प्यार से बना हुआ। क्योंकि लिज सिर्फ उसकी नर्स नहीं है, वो उस इंसान से भी जुड़ी है जिससे चार्ली ने प्यार किया था, एलन। वो वही स्टूडेंट था जिसके लिए चार्ली ने 8 साल पहले अपनी फैमिली छोड़ दी थी। एलन अब मर चुका है और उसके जाने के बाद से चार्ली धीरे धीरे खुद को खत्म कर रहा है। हर रात चार्ली एक ही जगह से पिज्जा मंगवाता है। वही डिलीवरी वाला डैन आता है, डिब्बा पोंछ पर रख देता है और पैसे मेलबॉक्स से ले जाता है। वो दोनों कभी एक दूसरे को नहीं देखते। ये एक चुपचाप चलने वाली रूटीन बन गई है। डैन को ये नहीं पता कि दरवाजे के पीछे वाला आदमी सिर्फ अकेला नहीं है, वो देखे जाने से डरता है। जब चार्ली अकेला होता है, वो भूख से नहीं, दर्द से खाता है। हर निवाला एलन की याद होता है, हर खाना उस खालीपन को भरने की कोशिश जो उसके जाने के बाद रह गया। लेकिन इन सब के बावजूद उसका शरीर टूट रहा है, उसके अंदर शर्म और थकान भरी है। फिर भी चार्ली के दिल में एक छोटी सी रोशनी बची है। वो रोशनी है उसकी बेटी एली। 8 साल पहले चार्ली ने अपनी बीवी मेरी और छोटी बेटी एली को छोड़ दिया था। वो एलन के लिए चला गया था। उसे लगा था कि उसे सच्चा प्यार और सुकून मिल गया है, पर प्यार कभी कभी बहुत छोटा और बेरहम होता है। एलन की मौत के बाद चार्ली की जिंदगी बिखर गई। वो अपने पार्टनर, अपनी इज्जत, अपनी सेहत और अपनी बेटी से जुड़ाव सब कुछ खो बैठा। अब वो एक आखिरी मौका चाहता है। उसे पता है कि उसके दिन गिने हुए हैं। वो एली से संपर्क करता है, एक गुस्सैल, तुनक मिजाज टीनेजर से, जिसके पास उसे नफरत करने की हर वजह है। जब एली पहली बार उसके घर आती है, वो चारों तरफ घृणा भरी नजरों से देखती है। कमरा धुंधला है, बदबूदार है, पुराना खाना और अंधेरा फैला हुआ है। वो वहां एक पिता नहीं, एक अजनबी देखती है। लेकिन चार्ली आंखों में आंसू लिए अपनी छोटी बेटी को फिर से देखता है। वो उसे बताता है कि वो सालों से पैसे बचा रहा है, 120,000। हर एक पैसा जो उसने टीचिंग से कमाया, वो उसके लिए रखा है। उसे अब बस इतना चाहिए, थोड़ा सा वक्त, थोड़ी सी बात, मरने से पहले अपनी बेटी के साथ थोड़ा समय। एली मान जाती है, माफी की वजह से नहीं, बल्कि क्योंकि वो कुछ चाहती है। वो एक सौदा करती है, चार्ली उसका होमवर्क करेगा और वो वहां रुकेगी। ये सौदा सख्त और ठंडा है, लेकिन चार्ली के लिए सब कुछ इसी में है। दिन बीतते जाते हैं, चार्ली कमजोर होता जा रहा है। उसका दिल एक ढोल की तरह धड़कता है, भारी, धीमा और अनियमित। लिज उसे एक व्हीलचेयर लाकर देती है, क्योंकि उसे पता है कि अब वो ज्यादा चल नहीं पाएगा।
वो उसे हॉस्पिटल जाने की विनती करती है, लेकिन चार्ली कहता है कि वो खर्चा नहीं उठा सकता और शायद अंदर से वो ज्यादा जीना भी नहीं चाहता। उसे मरने से डर नहीं लगता, उसे डर है कि वो बिना सब ठीक किए मर जाएगा। एक दिन एक अजनबी आता है, एक जवान मिशनरी जिसका नाम है थॉमस। वो पास के एक चर्च से आया है जिसका नाम है न्यू लाइफ, और उसे लगता है कि वो चार्ली की आत्मा को बचाने के लिए भेजा गया है। उसे लगता है कि अगर चार्ली भगवान को अपना ले तो वो बच जाएगा। लेकिन जब लिज थॉमस को चार्ली के अपार्टमेंट में देखती है तो वो गुस्से में फट पड़ती है। वो उसे घर से निकाल देती है, बहुत गुस्से में। बाद में वो थॉमस से बाहर मिलती है और एक ऐसी बात बताती है जिससे थॉमस सन्न रह जाता है। लिज उसी पादरी की गोद ली हुई बेटी है जो न्यू लाइफ चर्च चलाता है, और एलन वो आदमी जिससे चार्ली प्यार करता था, लिज का भाई था। एलन उसी चर्च में बड़ा हुआ था, एक ऐसी जगह जहां उसे सिखाया गया था कि उसका प्यार पाप है, और वही शर्म, वही अपराध बोध उसे तोड़ गया। उसने अपनी जान ले ली। एलन के मरने के बाद चार्ली पूरी तरह टूट गया। खाना उसका सहारा बन गया, उसका दर्द, उसकी सजा, उसका सुकून। लिज थॉमस को सच बताती है। वो चर्च को दोष देती है, उन्हीं लोगों को दोष देती है जिन पर थॉमस को भरोसा है कि वो भगवान का काम कर रहे हैं। लेकिन थॉमस, जो जवान और जिद्दी है, कहता है कि वो फिर भी मदद कर सकता है। एली, जो हमेशा बगावती रहती है, कुछ शरारत सोचती है। वो चार्ली के खाने में स्लीपिंग पिल्स एम्बियन मिला देती है। जब चार्ली खाता है वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद थॉमस फिर से आता है। इस बार एली उसे बाहर नहीं भेजती, वो उसे वीड, नशे की चीज ऑफर करती है। थॉमस पहले झिझकता है, फिर मान जाता है। उस धुंध में सच बाहर आने लगता है। थॉमस एक काला सच कबूल करता है। वो अब मिशन ट्रिप पर नहीं है, वो भाग गया था। उसने अपने चर्च के यूथ ग्रुप के पैसे चुरा लिए और भाग गया, अपने विश्वास और अपराध बोध के बीच उलझा हुआ। एली चुपचाप सुनती है, हंसने का नाटक करती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो सब कुछ अपने फोन में रिकॉर्ड कर रही होती है। वो चालाक है, बदलने वाली है, उसके इरादे साफ नहीं हैं। वो मुक्ति नहीं चाहती, वो हलचल चाहती है। वो चाहती है कि लोग अपना असली चेहरा दिखाएं। लिज, जो उसकी नर्स है, थकी हुई आंखों से उसे देखती है। ऐसी आंखें जो बहुत दर्द देख चुकी हैं, बहुत सारा प्यार जो दुख में बदल गया है। उसे पता है कि चार्ली अब जा रहा है। वो महसूस कर सकती है, अब इनकार करने का वक्त नहीं बचा। इसलिए मजबूरी में वो एक आखिरी कोशिश करती है। वो उस इंसान को बुलाती है जो अब भी चार्ली के दिल का एक टुकड़ा संभाले हुए है। मैरी, उसकी एक्स वाइफ। जब मैरी कमरे में दाखिल होती है, माहौल बदल जाता है। वो रुक जाती है जैसे समय थम गया हो। उसका चेहरा हैरानी और दर्द से जकड़ जाता है। उसके सामने जो आदमी बैठा है वो उसका पति तो है, लेकिन अब बस एक परछाई बची है। एक ऐसा आदमी जो अपराध बोध, पछतावे और खुद को सजा देने में डूबा हुआ है। मैरी के हाथ कांपते हैं जब वो सिगरेट जलाती है। उसे नहीं पता क्या कहे, और फिर सच बिजली की तरह गिरता है। लिज को पैसे के बारे में पता चलता है। 120,000 जो चार्ली ने बचाए थे, डॉक्टरों के लिए नहीं, हॉस्पिटल के लिए नहीं, बल्कि एली के लिए। ये सुनकर लिज जैसे जम जाती है। उसका चेहरा गुस्से और दर्द से लाल हो जाता है। वो कांपती आवाज में कहती है, तुमने मुझसे झूठ बोला चार्ली। इतने समय तक तुम कहते रहे कि तुम्हारे पास इलाज के पैसे नहीं हैं, लेकिन सच ये है तुम मरना चाहते थे। उसकी आवाज टूट जाती है, आंखों में आंसू भर आते हैं, और गुस्से और दर्द के तूफान में वो कमरे से बाहर निकल जाती है। चार्ली नीचे देखता है। मैरी की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वो सही है। वो सच में यही चाहता था। मरना अब उसे उसी का हक लगता है। मैरी धीरे धीरे बैठती है, अब भी उसे देखती रहती है। वो फुसफुसाकर कहती है, तुमने हमें छोड़ दिया चार्ली। तुमने मुझे और एली को उसके लिए छोड़ दिया, एलन के लिए। चार्ली की आवाज कांपती है। मैरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, सिर्फ गुस्से से नहीं, बल्कि समझ से भी। वो उससे नफरत करती है, लेकिन उसे याद भी करती है। दोनों चुपचाप बैठे रहते हैं, खामोशी और यादों के बीच। मैरी लंबी सांस लेती है, सिर हिलाते हुए कहती है, एली, वो बहुत गुस्से में है चार्ली। वो बहुत सख्त हो गई है। कभी कभी वो मुझे डराती है। चार्ली हल्की मुस्कान देता है, कमजोर लेकिन सच्ची। वो सख्त नहीं है, वो कहता है, वो सच्ची है। शायद वही एक चीज है जो मैंने जिंदगी में सही की। उस रात देर से
पिज्जा आता है जैसे हर बार आता था। चार्ली की एक आदत, बाहर की दुनिया से उसका आखिरी रिश्ता। डिलीवरी वाला डैन हमेशा की तरह बॉक्स दरवाजे पर रखता है, मेल बॉक्स से पैसे लेता है और इंतजार करता है। लेकिन आज वो थोड़ा और रुकता है और पहली बार चार्ली दरवाजा खोलता है। कई सालों बाद वो रात की हवा महसूस करता है। डैन ऊपर देखता है और ठिठक जाता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, मुंह खुला रह जाता है, पर कोई शब्द नहीं निकलते। फिर वो मुड़ता है और भाग जाता है। चार्ली की सांसें तेज हो जाती हैं। शर्म, अकेलापन, अपमान सब एक साथ टूटकर उस पर गिरते हैं। वो पिज्जा की तरफ मुड़ता है, उस एक चीज की तरफ जिसने उसे कभी ठुकराया नहीं। अब जो होता है वो भूख नहीं है, वो विनाश है। वो ऐसे खाता है जैसे खुद को मिटा देना चाहता हो, खाना फाड़ते हुए, कांपते हुए, घुटते हुए, रोते हुए। उसका चेहरा लाल हो जाता है, सीना तेजी से उठता गिरता है, दिल ऐसे धड़कता है जैसे फट जाएगा। हर निवाला एक याद है, हर निगलना एक चीख। जब सब खत्म हो जाता है, खाना भी और शोर भी, चार्ली पीछे झुकता है, अपना लैपटॉप खोलता है। उसकी कांपती उंगलियां कीबोर्ड पर जाती हैं। फिर वो टाइप करता है, एसेस भूल जाओ, ग्रेड्स भूल जाओ, बस मुझे कुछ सच्चा लिखो। वो भेज देता है और कई सालों में पहली बार उसे थोड़ी शांति महसूस होती है। दिन बीतते हैं, थॉमस वापस आता है, वही नौजवान मिशनरी जो कभी उसे बचाने आया था। लेकिन अब वो बदल चुका है। उसके कंधे झुके हुए हैं, उसका विश्वास टूट चुका है। वो चार्ली को बताता है कि एली ने उसकी वो रिकॉर्डिंग भेज दी, वो कबूलनामा जो उसने किया था, जहां उसने बताया था कि उसने चर्च से पैसे चुराए थे। वो रिकॉर्डिंग उसके पुराने चर्च और उसके परिवार तक पहुंच गई। शुरू में उसे लगा उसकी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन फिर उन्होंने उसे माफ कर दिया, उसे घर आने को कहा। चार्ली सुनता है हल्की सी मुस्कान के साथ। उसकी बेटी, वही लड़की जिसने उसे कभी नशे की दवा दी थी और उसका मजाक उड़ाया था, अब किसी और को दूसरा मौका दे रही है। थॉमस अपनी बाइबल खोलता है, उसकी आवाज कांपती है। वो रोमांस से पढ़ता है, पाप, मौत और मुक्ति के बारे में। लेकिन जैसे ही वो कहता है कि एलन अपने पाप की वजह से मरा, चार्ली की आवाज गरज उठती है। रुको, वो कहता है। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द जल रहा होता है। ऐसा कहने की हिम्मत मत करना, एलन पाप की वजह से नहीं मरा, वो तुम्हारी वजह से मरा, तुम्हारे चर्च की वजह से, क्योंकि तुम लोगों ने उसे ये यकीन दिला दिया कि उसका प्यार गलत था। थॉमस जम जाता है। चार्ली दरवाजे की तरफ इशारा करता है। बाहर जाओ, वो कहता है, सांस लेते हुए मुश्किल से। घर जाओ। थॉमस चुपचाप चला जाता है। अगले दिन चार्ली अपनी क्लास लेने के लिए लॉगिन करता है। छात्रों को कुछ भी पता नहीं होता कि क्या चल रहा है। उनके लिए वो बस एक अजीब सी आवाज है जो स्क्रीन के पीछे से बोलती है। वो धीरे से कहता है, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है, मेरी कही हुई बातों की वजह से। लेकिन जाने से पहले मैं कुछ सच्चा साझा करना चाहता हूँ। वो उनके लिखे हुए मैसेज पढ़ना शुरू करता है, सच्चे कच्चे दिल से निकले हुए शब्द, जिन्हें उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोई पढ़ेगा। पहली बार चार्ली को गर्व महसूस होता है, एक टीचर के रूप में नहीं बल्कि एक इंसान के रूप में। फिर कांपते हाथों से वो अपना वेबकैम ऑन करता है। स्क्रीन झिलमिलाती है। पहली बार उसके छात्र उसे देखते हैं। उनकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, कुछ हैरान होते हैं, कुछ दुखी, कुछ धीरे धीरे रोने लगते हैं। लेकिन चार्ली मुस्कुराता है। वो कैमरे में देखता है और कहता है, इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं, असाइनमेंट, ग्रेड्स, कॉलेज, मतलब रखता है सिर्फ ये कि तुमने कुछ सच्चा लिखा। फिर आखिरी जोश में वो अपना लैपटॉप उठाता है और उसे पूरे जोर से कमरे के पार फेंक देता है। वो फ्रिज से टकराता है, चिंगारियां उड़ती हैं और स्क्रीन काली पड़ जाती है। कुछ पल बाद लिज वापस आती है। वो उसके पास घुटनों के बल बैठती है, उसका हाथ पकड़ती है। उसकी आवाज कांपती है, प्लीज चार्ली, प्लीज मेरे साथ रहो। लेकिन उसकी आंखें अब कहीं दूर देख रही होती हैं। उसका शरीर जवाब दे रहा है। दरवाजा फिर खुलता है। एली अंदर आती है, गुस्से में, कांपते हुए, हाथ में एक मुड़ा हुआ कागज लिए हुए। वो चिल्लाती है, मैं फेल हो गई डैड, तुमने कहा था मेरा निबंध लिखोगे और मैं फेल हो गई। चार्ली ऊपर देखता है, उसकी आवाज धीमी लेकिन साफ,
मैंने तुम्हारा निबंध दोबारा नहीं लिखा, मैंने उसे बदल दिया कुछ बेहतर से। एली भौं सिकोड़ती है। क्या मतलब? वो उसे एक कागज देता है, एक पुराना निबंध जो कई साल पहले लिखा गया था। एली नीचे देखती है और समझ जाती है कि ये क्या है। ये वही निबंध है जो उसने 13 साल की उम्र में लिखा था, मोबी डिक पर सच्चाई, जुनून और ईमानदारी के बारे में। चार्ली मुस्कुराता है। ये सबसे अच्छा है जो तुमने कभी लिखा। ये सबसे सच्ची चीज है जो मैंने कभी पढ़ी। एली का चेहरा नरम पड़ जाता है। उसका गुस्सा पिघल जाता है उलझन और प्यार के बीच। पढ़ो इसे, वो कहता है। उसकी आवाज कांपती है। शुरुआत में उसकी आवाज टूटती है, लेकिन हर लाइन के साथ मजबूत होती जाती है। उसके शब्द कमरे में गूंजते हैं, सादे, खूबसूरत, सच्चे। और जैसे ही वो पढ़ती है, चार्ली हिलता है। वो अपने हाथ कुर्सी के हत्थों पर रखता है। उसकी टांगें कांपती हैं। वो खड़ा होता है। सालों में पहली बार वो खड़ा होता है। लिज हांफते हुए उसका नाम पुकारती है, पर वो रुकता नहीं। वो आगे बढ़ता है, एक कदम फिर दूसरा, हर हरकत दर्द से भरी। जब वो अपने निबंध की आखिरी लाइन तक पहुंचती है, उसका पिता टूटा हुआ और भारी उसके सामने खड़ा होता है, आंसुओं के बीच मुस्कुराते हुए। उनकी नजरें मिलती हैं। एक पल के लिए समय रुक जाता है, और फिर चार्ली एक और सांस लेता है। बाहर की रोशनी तेज हो जाती है। वो कमरे में फैल जाती है, दीवारों, सायों और दर्द को ढकते हुए। चार्ली के पैर जमीन से ऊपर उठने लगते हैं, धीरे, कोमलता से। वो रोशनी उसे अपने अंदर समा लेती है। ये कोई सपना नहीं था, ये आजादी थी। एक आदमी जो अपने शरीर, अपने अपराध और उन सब चीजों से मुक्त हो रहा था जिन्होंने उसे बांध रखा था। उसने अपनी जिंदगी ठीक नहीं की, लेकिन उसने ये साबित किया कि सच्चाई चाहे कितनी भी दर्दनाक क्यों न हो,